Good evening friends, I am Shailesh Kumar from Ox Arya Coaching Center. Welcome back on my YouTube channel SKB Mantu Sir. Dear students, मैं आप लोग के लिए क्लास 9th के लिए स्पेशली एक विशेष टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि त्रिभुज क्या है और उसके सारे गुणों को पढ़ेंगे, उसके सारे काइंड्स यानी भाग को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे सर्वांगसम त्रिभुज की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ त्रिभुज। तो सबसे पहले तल में 3 बिंदु ले लेंगे हम लोग और 3 बिंदु जो है हमें असमरेख लेना है। असमरेख का अर्थ होता है हमें एक रेखा में नहीं लेना है, पहला कॉन्सेप्ट। अब इसे हम मिला देंगे, हमने मिला दिया, ये हो गया A, ये B और C। इस प्रकार से एक त्रिभुज बना। अब हमें इसे डिफाइन करना है। डिफाइन करने के लिए मैं सबसे पहले चाहूँगा कि ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को याद ना करें बल्कि उसको समझ करके और तब इसे बनाएं ताकि आपको आसान रहे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो ट्रायंगल बना हुआ है एक त्रिभुज में बना हुआ, एक प्लेन में बना हुआ है, सॉरी। तो इस चीज़ को हमें समझना है कि इसको डिफाइन हम लोग कैसे करें। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये त्रिभुज जो मैंने बनाया है एक समतल में बनाया है। तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे? किसी समतल में 3 असमरेख बिंदुओं को मिलाने वाली सरल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ऐसे डेफिनेशन देना उचित रहेगा क्योंकि सरल बंद कहने का अर्थ ये है कि जो भुजाएं होनी चाहिए वो स्ट्रेट होनी चाहिए और क्लोज होनी चाहिए। जैसे देखिए, यदि मैं 3 असमरेख बिंदु ले लूँ, मैंने ले लिया और मैं सरल बंद आकृति ना लूँ तो आप इसे त्रिभुज कदापि नहीं कह पाएंगे क्योंकि ना तो ये सरल है ना तो बंद है। तो क्या आप इसे त्रिभुज कहेंगे? बिल्कुल नहीं। यानी डेफिनेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल सटीक हो, डेफिनेशन हो जिससे हर क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो जाए। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसका डेफिनेशन देते हैं। तो सबसे पहले मैं देना चाहूँगा डेफिनेशन ऑफ अ ट्राइएंगल। ट्राइएंगल यानी त्रिभुज की परिभाषा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? फिगर को देखते हुए लिखें, परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। किसी समतल में, ये व्हाइट बोर्ड क्या है? समतल है। यानी किसी समतल में, किसी समतल में 3 असमरेख, 3 बिंदु है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 असमरेख 3 असमरेख बिंदुओं को मिलाने वाली सरल बंद आकृति त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज कहलाता है। यानी आपने डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया कि किसी समतल में 3 असमरेख बिंदुओं को मिलाने वाली सरल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। या वो आकृति क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले असमरेख का मतलब जो एक रेखा में नहीं हो, यानी जब 3 बिंदु एक रेखा में नहीं हो तो उसे हम असमरेख बिंदु कहेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइएंगल। सबसे पहले ट्राई का मतलब 3 होता है और एंगल का मतलब कोण, यानी जिसमें 3 कोण हो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा टाइप्स ऑफ ट्राइएंगल यानी त्रिभुज के प्रकार। हम लोग त्रिभुज के प्रकार को कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। एक एंगल के बेसिस पर, ध्यान रखेंगे, एंगल, और एक मैंने यहाँ पे लिख दिया साइड, यानी 2 बेसिस पर मैं इसे क्लासिफाइड करूँगा। यानी बेस्ड ऑन एंगल और बेस्ड ऑन साइड, यानी 2 आधार पर मैं इसे डिवाइड करने की कोशिश करूँगा। यानी कि कोण के आधार पर तो आप देख पाएंगे कि कोण के आधार पर पहला हो जाएगा एक्यूट
एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज, इसे आप कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। ध्यान दें। दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। और तीसरा जिसको हम लोग कहेंगे अधिकोण त्रिभुज। और तीसरा हम कहेंगे इसे राइट एंगल्ड ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। आप देख पा रहे होंगे, यानी हमने कोण के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज, और राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। बेस्ड अपॉन साइड और बेस्ड ऑन साइड यानी साइड के आधार पर, यानी भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर हम इसे फिर से बांट लेंगे, यानी कि भुजा के आधार पर हम लोग कहेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का अर्थ हुआ, इक्वी का मतलब होता है बराबर और लैटरल का अर्थ होता है साइड्स, यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हिंदी में समबाहु त्रिभुज। आगे देखते हैं दूसरा, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे आइसोस्केल्स ट्राइंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा हम लिखेंगे तीसरे नंबर पर स्केलेन ट्राइंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। और इस प्रकार से आप कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर आप ट्रायंगल को सीख चुके हैं। एक ऐसा ट्रायंगल आता है जिसे हम कोण और भुजा दोनों के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं, एक स्पेशल ट्रायंगल, यानी स्पेशल ट्राइंगल के बारे में भी बात हम लोग कर लेंगे। स्पेशल ट्रायंगल जो होता है वो होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी कि आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। और इस प्रकार से मैंने आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से बता दिया। यानी सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि त्रिभुज को जो डिवाइड किया गया है वो एक कोण के आधार पर और एक भुजा के आधार पर, और एक कोण और भुजा दोनों के आधार पर। यानी कुल मिलाकर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है अपने सिलेबस के अनुसार 7 प्रकार के ट्रायंगल हो गए, और इन 7 का अध्ययन हम लोग सर्वांक्षण त्रिभुज को करने के लिए करेंगे। और इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे की प्रॉपर्टी को जानने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं फिगर बेस्ड एनालिसिस ऑफ ट्रायंगल। यानी कि सबसे पहले मैं आपको चाहूँगा कि फिगर बेस्ड मैं आपको ये समझा दूँ कि कौन सा इक्विलैटरल होगा, कौन सा आइसोस्केल्स होगा, कौन स्केलेन होगा, कौन राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये सारी चीज़ों को मैं चाहता हूँ बता दूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दें, यानी कि कोई भी त्रिभुज आप देखें, ये A, B और C एक त्रिभुज मैंने बना दिया। यहाँ पर जो है हर भुजा का एक एंडिंग पॉइंट है, और इस लेटर A, B और C जो है इसको हम लोग वर्टेक्स कहेंगे। तो सबसे पहले इसके एलिमेंट को समझ लें, फिर उसके बाद में क्लासिफिकेशन वगैरह मैं बताऊंगा। सबसे पहले वर्टेक्स के बारे में जान लें।
वर्टेक्स का मतलब जो आपको बिंदु दिखाई दे रहा है, जिसको जोड़ करके, भुजाओं को जोड़ करके मैंने ट्रायंगल बनाया है, वो वर्टेक्स हो जाएगा। इसको आप लोग शीर्ष कहते हैं। यानी ये हो गया आपका शीर्ष। शीर्ष में क्या लिखेंगे हम लोग? A, B, C, ये आपका शीर्ष हो गया। और आपको A से B, जो दोनों शीर्षों को जोड़ने वाली जो रेखा है, उसे हम प्रायः भुजा कहते हैं। यानी साइड्स के बारे में भी हम लोग देख लें। साइड्स यानी जिसको हम लोग भुजा कहते हैं। भुजा किसे कहेंगे हम लोग? दोनों शीर्षों को जोड़ने वाली रेखाखंड को भुजा कहेंगे। याद रखेंगे बच्चों, दोनों शीर्षों को जोड़ने वाली रेखाखंड को शीर्ष कहते हैं, यानी कि आपको भुजा कहते हैं। यानी कि AB, BC तथा CA, ये आपकी भुजाएं हो गई। ये आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है। यानी कि इसे एंगल A, एंगल B, एंगल C, यानी कि कोण A, B और C जो हैं एक प्रकार से शीर्ष भी होंगे, यानी कि ये कोण भी हैं। ये हो गए इनके कोण। अब आपको आगे मैं बताना चाहता हूँ कि थोड़ी सी बात आपको और ध्यान रखनी है कि जब हम लोग कोण को समझ गए, इस कोण को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, BAC, यानी कोण A को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोण BAC। और कोण B को लिखने का तरीका होगा ABC, यानी एंगल ABC। और कोण C को लिखने का तरीका होगा एंगल ACB, चाहे BCA, ACB। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बातें हैं कि जब भी हम लोग ऐसा वाला एंगल लिखते हैं तो मेन एंगल को जो बीच वाला है वो इंडिकेट कर रहा होगा। आप ध्यान दे पा रहे होंगे, इस बात को ध्यान दिया जाए ताकि आपको कॉन्ग्रुएंसी लिखते समय कॉन्ग्रुएंसी लिखते समय कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हो। आइए देखते हैं कि सबसे पहले फिगर बेस्ड एनालिसिस क्या है। तो सबसे पहले जैसे ही हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं तो फिगर के आधार पर ही हम लोग इसका क्लासिफिकेशन कर पाते हैं कि त्रिभुज कैसा है। आप देख पा रहे होंगे कि ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें कोण A, कोण B और कोण C सारे जो हैं वो 90 डिग्री से छोटे हैं। यानी कि एंगल A जो है एंगल A से बड़ा है 90 डिग्री, सिमिलरली एंगल B से भी बड़ा है 90 डिग्री और एंगल C से भी बड़ा है 90 डिग्री। मैं इस प्रकार का एनालिसिस थोड़ा इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी में इनइक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ाऊँ तो आपको और अच्छे से समझ में आए। तो थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों, एंगल A से बड़ा है 90 डिग्री, एंगल B से बड़ा है 90 डिग्री और एंगल C से बड़ा है 90 डिग्री। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि A, B और C तीनों 90 डिग्री से छोटे हैं। तो मैं इसका अर्थ लिख देता हूँ। इसका अर्थ हुआ कि एंगल A, एंगल B, एंगल C तीनों 90 डिग्री या एक समकोण से छोटे हैं, एक समकोण से छोटे हैं। जैसा कि एंगल का परिभाषा मैं बता चुका हूँ कि वैसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो यानी इस चित्र को देखते हुए आप ये कहेंगे कि जो त्रिभुज है वो न्यून कोण त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम आप रख देंगे न्यून कोण त्रिभुज। और आप इस बात को समझ पाए होंगे और इस कंडीशन को ध्यान में रखना है क्योंकि ये स्टार फैक्ट है, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं। और इस न्यून कोण को कहा जाता है, इसका एक और नाम रखा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में एक्यूट एंगल्ड ट्राइएंगल। आप इंग्लिश में भी नाम याद रखेंगे और हिंदी में भी नाम याद रखेंगे। आप इस बात को समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं फिगर बेस्ड एनालिसिस में अगला कॉन्सेप्ट। अगर आपको ऐसा चित्र बना कर दिखाया जाए, ये तीन असंरेख मैंने बिंदु ले लिया, A, B और C मैंने ऑलरेडी लिया है। अगर ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, साथ में तीनों कोण, यहाँ पे मैं न्यून कोण के बाद ऑब्ट्यूज बताने की कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं इसको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग न्यून कोण के बाद समकोण पे आ जाए, उसके बाद ऑब्ट्यूज में आएंगे। आप इस चित्र को देख पा रहे होंगे A, B और C। आप देख पा रहे होंगे कि त्रिभुज की एक भुजा AB त्रिभुज की दूसरी भुजा BC पर लंबवत खड़ी है, यानी 90 डिग्री पर कोण बनाकर खड़ी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये समकोण है। अगर ऐसा चिन्ह कहीं भी दिखाया जाए तो आप उसे 90 डिग्री या समकोण समझेंगे। तो इस त्रिभुज को आप कहेंगे समकोण त्रिभुज, यानी समकोण
त्रिभुज, और इसे हम लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज। इसे हम लोग कहेंगे, इसका नाम रखा जाएगा राइट, RIGHT। ध्यान रखें कभी कभी लिखते समय RIT भी लिखा जाता है, लेकिन उस चीज़ पर ध्यान ज़्यादा नहीं देखना है। स्पेलिंग में RIGHT होता है बच्चों, RIGHT, राइट एंगल ट्राइंगल। यानी आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे, यानी कि समकोण त्रिभुज है। अब इसकी परिभाषा आप कैसे देंगे, मैं इसकी परिभाषा लिखवाऊंगा, बट आप इसको पहले ऐसे समझ लें कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। लेकिन मैं इसमें केस स्टडी करूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी बिल्डअप हो। इस समकोण त्रिभुज का कुछ खास प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूँ, उस बात को ध्यान देंगे। इसका स्टार फैक्ट ये है कि इसमें कोण B जो होगा वो एक समकोण अर्थात 90 डिग्री होगा, जबकि दूसरा स्टार फैक्ट ये है कि कोण C जो होगा उससे बड़ा होगा 90 डिग्री, अर्थात कोण C जो होगा 90 डिग्री से छोटा होगा। और तीसरा स्टार फैक्ट है कि कोण B जो है वो 90 डिग्री से छोटा होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। साथ में एक और मैं बात बताऊंगा इसमें कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी और अन्य दो भुजाएं जो होंगी वो छोटी होंगी। इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो आइए देखते हैं अगला। एक चीज़ आपको और पता चला कि किसी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होंगे और एक समकोण होगा। और मैं एक नोटिसेबल पॉइंट लिख देना चाहूँगा। नोटिसेबल पॉइंट ये है कि किसी भी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण नहीं हो सकते हैं। एक से अधिक समकोण नहीं हो सकते हैं। समकोण नहीं हो सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक तरह की हाइपोथेसिस करते समय, कॉन्ट्राडिक्शन करते समय ये सारे स्टेटमेंट्स बहुत ही काम आते हैं ज्योमेट्री में, और इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और सबसे पहले इन सारी बातों को हमेशा दिमाग में रखना है। चलिए, तो हम लोग एक्यूट एंगल पढ़ लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना है ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में। आइए जानते हैं, एक और फिगर बेस्ड एनालिसिस कर रहे हैं ट्रायंगल के बारे में। एक इस प्रकार से आप बनाएंगे। ए, मैंने यहाँ पर एक असमरेख बिंदु ए ले लिया, यहाँ पर बी ले लिया मैंने, और यहाँ पर मैंने सी ले लिया, और इस प्रकार से मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे, इस एंगल को देखिए, इस एंगल को देखिए और इस एंगल को देखिए। आप तीनों एंगल को देखेंगे तो ये जो ए एंगल है वो काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है, और जो बी है छोटा है, और सी भी छोटा है। अगर आप थोड़ा अंदाज़ा मिलाएं तो मुझे लगता है कि आप अंदाज़ा मिलाएंगे तो आपको लगेगा कि जो ए है वो एक समकोण से बड़ा है। अगर मैं इस पर AL लंब डालूं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक तो 90 डिग्री हो जाएगा, और ये 90 डिग्री से थोड़ा अधिक है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी त्रिभुज का कोई एक कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो और अन्य दो कोण न्यून कोण हो, उसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। यानी इसे हम कहेंगे अधिकोण त्रिभुज। ये हो गया अधिकोण त्रिभुज, यानी वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो उसे हम अधिकोण त्रिभुज कहेंगे, या इसे हम लोग कह सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। अब इसमें भी एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ए के सामने वाली की भुजा को प्रायः ए से डिनोट किया जाता है, जैसा कि आप हीरोन्स फार्मूला में पढ़ेंगे। बी के सामने वाले को बी से जनरली डिनोट किया जाता है, हीरोन्स फार्मूला में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और सी के सामने वाले को सी से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर मैं कुछ शर्तों को बताने की कोशिश करूँगा। इसमें जो सबसे बड़ा कोण है उसके सामने वाले की भुजा सबसे बड़ी होगी, यानी कि ए सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी। क्यों होगी? तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सर्वांगसम की प्रॉपर्टी पढ़ाते समय मैं इन सारी चीज़ों को प्रूफ भी करूँगा और आप लोग देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा ये। तो हम लोगों ने कोण के आधार पर जितने त्रिभुज हैं उसके बारे में विशेष चीज़ प्राप्त किया और हम लोगों ने इसे समझा। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कितने बच्चे हैं जो ये चिन्ह से डरते हैं? तो इस चिन्ह के डर को भगाने के लिए मैं एक छोटा सा एक
ग्राफ बनाऊंगा और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले एक मैं मछली बना रहा हूँ, आप मछली को देखे होंगे। चलिए, आप मछली के इस भाग को देखे होंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। ये इसका फिन है। आप देखिए मछली का जो अगला हिस्सा है यानी जो मुख वाला है, तो मुख के इस साइड आप इधर जाइएगा तो पीस जो है कटिंग करने पर ज़्यादा बड़ा मिलेगा और इधर छोटा होता चला जाएगा। तो आप इसको इस प्रकार से समझें, जिधर मुख खुला हुआ है उधर बड़ा होता है और जिधर मुख बंद है उधर छोटा होता है। चाहे इस चीज़ को इस पलट के भी लिखा जाए, तब ध्यान दीजिए, जिधर मुख खुला हुआ है उधर बड़ा होगा और जिधर मुख छोटा है उधर छोटा होगा। इस बात को ध्यान रखना। इसे हम ग्रेटर देन पढ़ेंगे, इसे लेस देन पढ़ेंगे, लेकिन दोनों एक ही है, बस पलट कर लिखा गया है। तो आप इसको देखिए, मुख खुला हुआ है तो ये बड़ा है और ये छोटा है, इधर मुख खुला हुआ है तो ये बड़ा है और ये इसी प्रकार से ये भी है। यानी आप भली भांति इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आगे बढ़ेंगे, भुजा के आधार पर त्रिभुजों को समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं भुजा के आधार पर हम लोग ट्रायंगल का फिगर एनालिसिस कैसे करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आइए देखते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले मैं 3 बिंदु ले रहा हूं किसी समतल में और मैं इसके रेखाखंड को मिला करके और मैं एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ए, बी और सी, मैंने एक ट्रायंगल बनाया। आप देखेंगे यदि ए बी भुजा बी सी के बराबर हो और भुजा सी ए के बराबर हो, यानी तीनों भुजाएं आपस में यदि बराबर हो, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। आप देखेंगे, पहला इसका एनालिसिस करते हैं कि भुजा ए बी बराबर है भुजा बी सी के और बराबर है भुजा सी ए के। कई बार बच्चे इस स्टेटमेंट को ढंग से नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि जब वो बुक पढ़ते हैं खास करके ज्योमेट्री को, तो काफ़ी परेशानी महसूस करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट जब मैं था, मुझे क्या दिक्कतें हो रही थी, मैं उस हिसाब से आपको बताने की कोशिश करूँगा। ए बी बराबर है बी सी का और बी सी बराबर है सी ए का। इसका मतलब तीनों आपस में बराबर है, यानी ए बी बी सी के भी बराबर है और ए बी सी ए के भी बराबर है, बी सी सी ए के भी बराबर है, बी सी ए बी के भी बराबर है, सी ए बी सी के भी बराबर है और सी ए पुनः ए बी के भी बराबर है, यानी आपस में तीनों बराबर है। इसका मतलब ये हुआ। दूसरी बात, यदि भुजाएं बराबर हों तो उनके जो सामने वाले कोण हैं वो आपस में बराबर होंगे। अर्थात कोण ए बी के सामने देखिए, ए बी के सामने कौन सा कोण पड़ेगा, सी, यानी सी बराबर होगा बी सी के सामने ए और सी ए के सामने, यानी सी ए इस भुजा के सामने यहाँ पर आइए कोण बी, यानी सभी कोण आपस में बराबर हो गए, यानी कोण सी और कोण ए और कोण बी आपस में बराबर हो गए। और तीनों का पैमाना कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्यों 60 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 60 डिग्री होता है। अर्थात अगर ये 60 और 60 20 और 60 180। इसी चीज़ को मैं एक और तरीके से लिख देना चाहूँगा कि कोण ए बराबर भी होगा 60 डिग्री, कॉमा कोण बी बराबर भी होगा 60 डिग्री और कॉमा सी बराबर भी होगा 60 डिग्री। इस चीज़ को ध्यान में रखें, इस बात को ध्यान देना बिल्कुल ही ज़रूरी है, अन्यथा जब भी हम लोग बनाएंगे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। पहली बात ये स्टेटमेंट क्लियर हो गई। आगे देखते हैं इसके बारे में और इस ट्रायंगल को हम लोग कहेंगे इक्विलेटरल। इक्वी का मतलब होता है बराबर और लैटेरल का अर्थ होता है भुजा, यानी इक्विलेटरल ट्राइएंगल, और इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, यानी आप समझ गए होंगे कि सम मने बराबर, बाहु मने भुजा और त्रिभुज मने त्रिभुज, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। हालांकि मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा, पहले मैं फिगर एनालिसिस कर दे रहा हूं। अब आगे चलेंगे हम लोग। इसके बारे में ये 2 गुण आपको याद रखना है, हालांकि इसमें और भी गुण हैं, लेकिन मैं अभी फिलहाल में मैं इतना बता रहा हूँ। अगर इससे बताया जाए तो और भी बनाया जा सकता है। अब चले हम लोग आइसोसेल्स ट्राइंगल, आइसोस्केल्स ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। देखिए
एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, आप देख पा रहे होंगे। अगर ये त्रिभुज मैंने लिया ए बी और सी, और इस त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर हों, यानी ए बी और ए सी अगर आपस में बराबर हो तो हम इसे कहेंगे आइसोस्केलेस ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, और इसका नाम रहेगा समद्विबाहु त्रिभुज। ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। आगे देखते हैं पहले इसके बारे में। इसमें आप देखेंगे साधारणतः कि ए बी बराबर होगा ए सी, यानी ए बी भुजा ए सी के बराबर होगा। साथ में ए बी के सामने सम्मुख कोण यानी सी, एंगल सी, और ए सी के सम्मुख भुजा कोण एंगल बी, यानी कोण बी और कोण सी भी आपस में बराबर होंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। एक चीज़ और, कोण सी बराबर नहीं होगा कोण ए के, इस बात को याद रखना है। साथ ही कोण बी बराबर नहीं होगा कोण ए के, ये भी बात आपको याद रखना है। आगे देखते हैं बच्चों, आइसोस्केलेस भी हो गया, इक्विलेटरल भी हो गया। अब हमें पढ़ना है स्केलेन के बारे में, यानी स्केलेन ट्रायंगल के बारे में। आइए देखते हैं। स्केलेन ट्रायंगल जस्ट लाइक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के हिसाब से बनता है। आगे देखते हैं इसमें स्केलेन में क्या होता है। ए के सामने वाली भुजा को प्रायः हम ए से डिनोट करते हैं, बी के सामने वाली भुजा को प्रायः हम लोग बी से डिनोट करते हैं। जैसा कि मैंने ऑब्ट्यूज बताया, ऑब्ट्यूज और स्केलेन लगभग एक जैसे ही प्रॉपर्टी रखते हैं। और ये सी, आइए देखते हैं, यानी कि इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे तो ये भुजा जो है, ये कोण जो है सबसे बड़ी है, यानी इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो सबसे बड़ा होगा, यानी भुजा बी सी जो है बड़ा होगा ए बी से, और भुजा बी सी जो है बड़ा होगा ए सी से। यानी इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बड़ा होगा बी से और ए बड़ा होगा सी से। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से हम लोग मतलब इसका स्टडी कर सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, और इसी को हिंदी में कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। और आप आसानी से इसको समझ पाए होंगे। इसमें और बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप इस चीज़ को समझें, फोकस करें इस पर, फिर हम लोग लंब, माध्यिका इत्यादि के बारे में समझेंगे। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एंगल और साइड दोनों के बेस पे एक और ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको फिगर एनालिसिस में मैं फिर से एक बार क्रिएट करके दिखा दे रहा हूँ। और इस ट्रायंगल को हम कहेंगे आइसोस्केलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। देखें आप लोग ध्यान से, इसमें मैंने कोण बी को समकोण ले लिया है और भुजा ए बी भुजा बी सी के बराबर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो भुजाएं जो है आपस में बराबर है, जैसे कि ए बी और बी सी दो बराबर है और इसके बीच का कोण समकोण है। यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं और उसके दो भुजाएं आपस में बराबर हो एवं उसके बीच का कोण समकोण हो, उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी इस त्रिभुज का नाम रहेगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। और इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे आइसोस्केलेस राइट एंगल, RIGHT राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ध्यान रखें, राइट लिखते समय कभी कभी RIT भी लिखा जाता है, उससे कोई बड़ी बात नहीं होती है, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान रखना है कि इसमें हमें एक प्रॉपर्टी क्या दिख रहा है कि ए बी यानी भुजा ए बी, ध्यान रखें भुजा ए बी को ऐसे देखें, हाथ से ज्योमेट्री को पढ़ने की कोशिश करें। भुजा ए बी भुजा बी सी के बराबर है, भुजा बी सी के बराबर है। साथ में जब ये भुजा बराबर है, साथ में कोण बी जो है वो 90 डिग्री होगा, दूसरा इसका प्रॉपर्टी। तीसरा हमें ध्यान में रखना है कि बराबर भुजा के सामने के कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। यानी कोण ए बराबर होगा कोण बी
और आशा है कि आप समझ गए होंगे कि दोनों 45 डिग्री के बराबर हैं। क्यों? क्योंकि दोनों कोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है? 90 डिग्री है। यानी इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। ये तीनों प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे कंपोनेंट्स के बारे में ट्रायंगल के जो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं और उसमें हमें हेल्प करते हैं ताकि हम नए नए थ्योरम्स को अच्छे से पढ़ पाएँ। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले ट्रायंगल के कुछ और कंपोनेंट्स के बारे में बताने की कोशिश करके। तो सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल बड़ा सा बनाया ABC। अब मैं आपको इसमें 3 कंपोनेंट बताऊंगा, उसके बाद मैं कुछ और डेफिनेशंस वगैरह लिखवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि AB, BC और CA ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये आपको बिंदु दिखाई दे रहा है A, B और C। पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वर्टेक्स हैं या शीर्ष है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप लोग को ध्यान रहना चाहिए। साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताने की कोशिश करूँगा कि किसी शीर्ष से यदि सामने वाली भुजा पर अगर लंब डाला जाए यानी 90 डिग्री एंगल बनाने की कोशिश की जाए, सीधी एक लंबवत रेखा खींची जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 90 डिग्री और यहाँ पर भी ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसको हम लोग लंब कहते हैं, यानी AD को आप कहेंगे, AD जो है यहाँ पर लंब है, इसे हम लंब कहेंगे, या इसे हम लोग शीर्ष लंब भी कह सकते हैं, शीर्ष लंब, या इसी को हम लोग कह सकते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, या इसे हम लोग कह सकते हैं अल्टीट्यूड। ये तीनों सारे नाम को आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ते हैं इन सारे वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। आइए देखते हैं। अब इस परपेंडिकुलर का बहुत सारा गुण है, इस चीज़ को हमें समझना है। तो मैंने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉन किया, एक मैं B से AC भुजा पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दे रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। और मैं ठीक C से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉन यहाँ पे कर दे रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ जहाँ पे कटिंग पॉइंट है यानी AD, और ये हो गया BE और ये हो गया CF, यानी कि तीनों लंब जहाँ पे कटते हैं उसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं, जिसे हम लोग O से डिनोट करते हैं। O स्टैंड्स फॉर ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, यानी इसे हम लोग कहेंगे लंब केंद्र, लंब केंद्र। इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। मैं आपको परिभाषा के रूप में ये बताना चाहूँगा कि किसी त्रिभुज में तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर कट करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम लंब केंद्र कहते हैं। यानी परिभाषा चित्र को देखकर याद रहना चाहिए। कोई त्रिभुज हमने ले लिया है, उसके तीनों लंब जहाँ पर कट कर रहे हैं, यानी लंब AD, BE होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे BE देना है, AD, BE और CF तीनों लंब जहाँ पे काट रहे हैं उसे हम लंब केंद्र कहेंगे। ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं ताकि आप लोग को और भी बात पता चले। यहाँ पे देखेंगे A, B और C। एक और वर्ड से आपको पाला पड़ने वाला है और उस वर्ड का नाम है मीडियन यानी माध्यिका। इसको मैंने AD का नाम दिया। पहले माध्यिका को समझे कि माध्यिका क्या है। ध्यान दें, किसी त्रिभुज में पहले चित्र को देखें और उसी से परिभाषा डेवलप करने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश नहीं करना है। किसी त्रिभुज में किसी एक शीर्ष से आधार पर डाली गई एक ऐसी भुजा या आधार से मिलने वाली एक ऐसी रेखा जो उस आधार को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी BD और DC जो है 2 बराबर भागों में बट गया, इस रेखा को हम कहेंगे माध्यिका। यानी कि AD को आप कहेंगे माध्यिका। ये हो गया माध्यिका, या इसे इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। आप समझ पाए होंगे, इसे हम लोग मीडियन भी कहते हैं, यानी इस चीज़ को आप मीडियन का नाम देंगे। तो अब आपके मन में जहन में एक सवाल आ रहा होगा, कितने माध्यिकाएँ होती होंगी? आइए देखते हैं। एक मैंने A से D को मिला दिया, सेम एज मैं B से यहाँ पे E मिला दे रहा हूँ, और सेम एज मैं C से मिलाऊंगा, कुछ ऐसे मिलेगा, C से F। और तीनों माध्यिकाएँ देखिए, ध्यान दीजिए, AD माध्यिका है तो ये BD और DC बराबर हो गए, तो CF माध्यिका है तो ये वाला यानी कि B से F तक और A से F तक आपस में बराबर होंगे। सेम एज आप देख पा रहे होंगे कि B जो है
AC के लिए माध्यिका है तो ये भाग और ये भाग आपस में बराबर होगा। मैं यहाँ पे 3 लकीर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, और यहाँ पर मैं 4 लकीर दे रहा हूँ ताकि सभी बात आपको समझ में आ जाए। यानी 4 लकीर वाला 4 लकीर के बराबर, 2 लकीर वाला 2 लकीर के बराबर, 3 लकीर वाला 3 लकीर के बराबर। और जहाँ पे तीनों माध्यिकाएँ मिलती है उसे हम G से डिनोट करते हैं, और इस G का नाम होता है ग्रेविटी सेंटर। G स्टैंड्स फॉर ग्रेविटी सेंटर, ग्रेविटी सेंटर, यानी इसे हम लोग कहेंगे गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र, ये गुरुत्व केंद्र क्या है, इस चीज़ को डिफाइन कैसे करना है, बस फिगर को देखिए। ABC एक त्रिभुज है, किसी त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं जिस खास बिंदु पर कटती हैं या इंटरसेक्ट होती हैं उसे हम क्या कहेंगे, गुरुत्व केंद्र। बिल्कुल आसान डेफिनेशन। किसी त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं जहां इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं। तो ये रहा, इसमें खास चीज़ जो प्रयोग होंगे और आप लोगों को समझना जरूरी है। एक और कॉन्सेप्ट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको भी ध्यान देंगे। आगे देखते हैं, एंगल बाइसेक्टर के बारे में बात करने की मैं कोशिश करूँगा। ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया AB, और मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया C। यानी त्रिभुज को बनाने के लिए वर्टेक्स मैंने A खींच लिया, B खींच लिया और C खींच लिया। अब हमें एंगल बाइसेक्टर के बारे में जानना है। अगर ये एंगल मैंने A लिया, ये एंगल B लिया और ये एंगल C लिया किसी त्रिभुज में, अगर कोई ऐसी रेखा जो इस दी गई कोण को 2 बराबर भागों में बांट दे तो इसे हम कहेंगे, यानी AD को कहेंगे एंगल बाइसेक्टर। प्राय किताबों में इस प्रकार से दिया रहता है, जो बच्चे अक्सर समझ नहीं पाते हैं। इस चीज़ को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये यदि x डिग्री है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, x डिग्री। अर्थात यदि ये 40 डिग्री है तो ध्यान रखें बच्चों, इधर वाला भी एंगल कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री। यानी एंगल बाइसेक्टर का काम है उस खास दिए हुए एंगल को 2 बराबर भागों में विभाजित करना अथवा बांटना। और इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि एंगल बाइसेक्टर मैंने कितना खींचा, एक AD को खींचा तो मैं B का भी एंगल बाइसेक्टर खींच सकता हूँ। B का भी बाइसेक्टर हम लोग खींच सकते हैं। और आप एंगल बाइसेक्टर खींचने के बाद इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टी लगाना है हमें, और इसका यूज़ करना है हम लोग को सर्वांगसम त्रिभुज में। तो आप देख पा रहे होंगे, इसको सही से मिला देना है, स्केल से करने पर सही से मिलेगा। चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे जैसे AD, यहाँ पे मैंने B कर दिया और यहाँ पे CF कर दिया, और इसे आप इन सेंटर भी कह सकते हैं, इसे हम अंतः केंद्र भी कह सकते हैं। तो आइए बच्चों, ध्यान रखना है हमें कि यदि हम किसी भी ट्रायंगल को पढ़ते हैं, उसके सर्वांग क्षमता को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें सबसे पहले त्रिभुज के सारे बातों को ध्यान में रखना होगा। त्रिभुज का सारे गुण हमें कॉन्सेप्चुअल होने चाहिए, तभी जाके हम लोग त्रिभुज के बारे में अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारा क्राइटेरिया और डेफिनेशन बताऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को यूं ही देखते रहे, और मुझे आशा है कि आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। यदि आप मेरे YouTube चैनल SKB मंटू सर पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।